हेलो गाइस, आज हम सैम का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने कल बताया था सैम और उसकी डिफिनीशन। दूसरा इसका एक उससे लोअर ग्रेड की एंटिटी होती है मैम। मैम बोले मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। जहाँ सैम था सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, वहाँ मैम है मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो इसमें अगर किसी में सीवियर विजुअल वेस्टिंग मिल रहा है तो वो तो सैम में होगा। बाइलेटरल पीडल इडिमा होगा तो वो सैम में होगा। मैम के लिए अगर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जहां उसमें 11.5 से कम था, 11.5 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे मैम बोलेंगे। या जो बेड फॉर हाइट या लेंथ था वो -3 से नीचे था सैम में, इसमें क्या है -2 SD से -3 SD के बीच में है तो उसको बोलेंगे मैम मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। कायदे से हमको सारे बच्चों को मैम में ही डायग्नोज कर लेना चाहिए, मैम का ट्रीटमेंट, ताकि कॉम्प्लिकेशन कम हो। ठीक है, तो ये पूछा जाता है मैम का डिफिनीशन। ठीक है, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अब मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए 2 ही डिफिनीशन है, और होगा इसमें से कोई है, दोनों है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसीलिए हमको देखते होगे कभी किसी को मैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैडम। मैम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, कभी सुनी हो मैम बोलते हुए? मैडम बोलते हैं ना, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे तुमको बोल सकते हैं लेकिन नहीं। ठीक है, तो मैम समझ में आया? ठीक है, इसीलिए मैम नहीं बोलते हैं। जैसे वो तुम्हारी मैम है उसको मैम नहीं बोलोगी, नहीं, गुस्सा हो जाएगी। मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन उसको बोल रही हो तो मैम नहीं बोलना है। ठीक है, तो मैम का डिफिनीशन समझ में आया। अब देखो दूसरा चीज़ है मैम का मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट देखो क्यों हम कहते हैं चीज़ों को सैम को आसान बना देते हैं, चीज़ों को आसान बना। जैसे इसमें क्या है, अब तुम्हें क्या मैम का सिर्फ 5A से तुम्हारा पूरा मैम का ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या होगा? 5A से तुम्हारा पूरा मैम का ट्रीटमेंट होगा। पहला ए है एडिशनल कैलोरी। एडिशनल मैम का अगर कोई मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है उसको एडिशनल कैलोरी। अब एडिशनल कैलोरी जानने के लिए पहले नॉर्मल कैलोरी। तो नॉर्मल कैलोरी किसी बच्चे को चाहिए 150 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। प्रोटीन जो होता है वो 1 to 2 ग्राम पर केजी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ये लगभग 100 किलो कैलोरी के आसपास होता है। ठीक है, 100 के आसपास। तो ये मैम के में क्या हो जाएगा? 150 किलो कैलोरी पर केजी पर डे हो जाएगा। जहाँ 100 है वहाँ 100 से 150 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरा प्रोटीन जो 1 to 2 ग्राम पर केजी था ये बढ़ के 3 ग्राम, कहीं कहीं लिखा रहेगा 3 to 4 ग्राम पर केजी। मान लो कोई 5 किलो का बच्चा है तो उसके लिए कितना होगा? 500 होगा। तो अगर इसके अनुसार कितना हो जाएगा? 750। ठीक है, तो एडिशनल कैलोरी देना पड़ रहा है मैम, क्योंकि माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन बेसिकली अंडर न्यूट्रिशन की बात करें। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1 to 2, वैसे एडल्ट में 1 ग्राम पर केजी होता है लेकिन बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 to 2 ग्राम होता है। तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा? 3 to 4 ग्राम पर केजी। क्योंकि हमने अभी आपको बताएंगे मैरेस्मस और क्वेशियोरकर जो है, क्वेशियोरकर में प्रोटीन डिफिशियंसी होता है, मैरेस्मस में दोनों होता है। तो हमारे यहाँ जो मैम के मैक्सिमम केसेज मिलते हैं वो मैरेस्मस वाले होते हैं। क्वेशियोरकर के टिपिकल क्वेशियोरकर केस अब आना कम हो गए क्योंकि एलोन प्रोटीन की डिफिशियंसी कम होता है, कैलोरी की डिफिशियंसी ज़्यादा मिलती है। हमारा जो इंडियन फूड है वो कैलोरी डिफिसिट होता है, प्रोटीन उसमें इनफ अमाउंट में होता है। अभी जब भी आप सैम का केस लेंगे या किसी भी केस में आप जब कैलोरी कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रोटीन की कमी नहीं होती यूजुअली कैलकुलेट करेंगे, बल्कि जो नॉर्मल होता है उससे 2-4 ग्राम 5 ग्राम ज़्यादा आएगा, लेकिन कैलोरी की डिफिशियंसी होती है। तो पहला जो पॉइंट है एडिशनल कैलोरी, जहाँ पे 100 था वहाँ पे हम 150 देंगे। प्रोटीन 1 से 2 जहाँ था 3 to 4 ग्राम देंगे। उसके बाद आता है दूसरा विटामिन ए, क्योंकि मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बच्चे में विटामिन ए डिफिशियंसी, अगर डिफिशियंसी है तो वैसे नहीं देना है। अगर डिफिशियंसी है तो आपने पढ़ा होगा 0-1-14 2 है, ये WHO बोलता है। ठीक है, इंडियन जो प्रोग्राम है, इंडिया का जो प्रोग्राम है RCH जो वो सब है उसके अकॉर्डिंग 0-1-28, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है,
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है 0120, मतलब पहले दिन देना है जिस दिन डायग्नोज किए, दूसरे दिन देना है 28 डे पे। और WHO बोलता है 0114। अब WHO बड़ा चीज़ है तो इसको ज़्यादा फेवर करते हैं। ये डिफिशियंसी की बात है, ठीक है। अब उसमें डोज क्या है, 6 महीने से कम है, 6 महीने से 1 साल, 1 से 5 साल, 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है। 50,000 ओरल डोज की बात, 50,000, 1 लाख, 2 लाख डोज वही है, ठीक है। तो अगर डिफिशियंसी होगी तो सैम या मैम वाले बच्चों में मल्टी विटामिन डिफिशियंसी होती है। विटामिन डिफिशियंसी बहुत कॉमन है, ठीक है। अगर विटामिन ए डिफिशियंसी तुम्हें मिलेगा, जीरोथेल्मिया मिलेगा, बाइटोट्स स्पॉट मिलेगा, ठीक है। ये सारी कीरेटोमलेशिया, वो सारे चेंजेस तुम्हें मिलेंगे, दिख रहे हैं। दूसरी चीज होता है एल्बेंडाजोल, क्योंकि वर्म इन्फेक्शन के चांस व वर्म इन्फेस्टेशन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है ना, तो उसके कारण। तो इसमें होता, अब इसमें देखेंगे उसका एज लेस देन 2 ईयर है कि मोर देन 2 ईयर है, ठीक है। अगर लेस देन 2 है तो 200 मिलीग्राम सिंगल डोज देते, सिंगल डोज एल्बेंडाजोल का। अगर 2 साल से ज़्यादा है तो 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल का सिंगल डोज देंगे, ठीक है, एक ही डोज देंगे। ये वैसे जो है क्या नाम, हम वर्म इरिडिकेशन जो प्रोग्राम है उसके तहत भी 2 साल से कोई बच्चा है तो उसको हमको देना चाहिए, नॉर्मल भी देना चाहिए, और सैम वाले बच्चे में तो देना है, डोज वही है, ठीक है। अब इसका सिरप भी आता है, ठीक है, 400 पर 5 का सिरप आता है, तो 2.5 ml कर देंगे। अगर 2 साल से कम है, 2 साल से ज़्यादा है तो 400 कर देंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है एंटीबायोटिक में एंटीबायोटिक भी ऐसे आ रहा है और एंटीबायोटिक का नाम भी ऐसे आ रहा है, एमॉक्सीक्लेव देंगे। कौन सा एंटीबायोटिक, एमॉक्सीक्लेव, ठीक है। ये 15 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डोज होता है, या इसी को 40 से 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे होगा। TDS में देते हैं ना, TDS में तो उसी को चाहे 15 या 45 के बीच में आ जाएगा। अगर पर डोज बोलेंगे तो 15 से 20 बोलेंगे, अगर उसको पर डे बोलेंगे क्योंकि TDS में दे रहे हैं 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, 40 से 50 मिलीग्राम, इसमें कन्फ्यूज नहीं करना। दूसरा चीज़ है, अब मैम जो सैम वाले बच्चे होते हैं उनको NRC में भर्ती करने का क्राइटेरिया नहीं होता, उसको होम बेस्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होम बेस्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, होम बेस्ड। और इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा, 3 A हैं, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा। तो कौन करती हैं, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा। तो आपका मैम की डिफिनीशन क्या है, ठीक है, मैम का ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअली मैम का ट्रीटमेंट जो होता है ये 5 A से याद कर सकते, कितना आसान है कुछ, सैम मैम कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ याद करने लायक है, ठीक है। एक चीज़ होता है, जब इसका शुरुआत करते हैं तो ये तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन इसका फीडिंग कैसे करते हैं। फीडिंग के लिए हम देते हैं शुरुआत यहाँ पे, जैसे हम सैम में भी पढ़ाएंगे तो F75, F100 इस तरह से शुरुआत करते हैं। यहाँ सीधे RUTF से शुरुआत करते हैं। RUTF बोले तो रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड, इसका फुल फॉर्म होता है रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा था। RUTF बनाते हैं, वैसे RUTF मार्केट में बन के आता है मार्केट, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो हर कोई, अब जिसका बच्चा सैम में गया, मैम में गया, इसका मतलब वो पुअर पर्सन है, वो खरीद पाएगा, वो अफोर्ड कर पाएगा। तो हमें हर चीज़ का ध्यान देना है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको बनाने का तरीका क्या होता है, बनाने का तरीका, कंपोजिशन क्या कैसे लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली याद नहीं होता है। अभी आज आपको सिंपल तरीका, आपने नाम सुना होगा ORS, तो इसको 4 चीज़ होते हैं, नाम रखेंगे ORS मिल्क। ORS मिल्क से, O से होता है ऑयल, कौन सा ऑयल, कोकोनट ऑयल, इसमें पहला जो लेते हैं कोकोनट ऑयल। दूसरा होता है रोस्टेड ग्राउंड नट किसे बोलते हैं, वेरी गुड, शुगर, चीनी, ठीक है। और दूसरा है पाउडर मिल्क। तो ORS मिल्क से याद करेंगे। अच्छा, ये निमोनिक बनाने का एक और क्या है, क्योंकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, कैसे, जो
कोकोनट ऑयल होता है वो 600 ग्राम लेते हैं, 600 ग्राम, ये 1000 ग्राम, ठीक है। शुगर लेते हैं 1120 ग्राम और पाउडर मिल्क लेते हैं 1200 ग्राम। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन कितना लेते हैं, ठीक है। 4 चीज़ें लेते हैं। RUTF कैसे बनाते हैं? एक तो रेडीमेड पैकेट आता है, जब बनाएंगे तो कैसे, ORS मिल्क, और आपको बढ़ने 600, 1000, 1120, 1200, आपको ये डिजिट याद होना चाहिए। ORS मिल्क, आप ORS मिल्क निमोनिक है, आप बड़े आराम से रेज कर जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पूछते हैं RUTF, जैसे F75 भी पूछते हैं तुमसे, F75 कैसे बनाते हैं, उसको जब हम सैम पढ़ाएंगे, जब वहाँ पे पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे कैसे बनाते हैं। F100 कैसे बनाते हैं, ये सब मतलब टापर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, उनसे पूछा जाता है, या जो PG वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम लोगों से भी पूछा जाता है। अब देखो इसमें एक चीज़ है, एक्चुअली इसमें तो जो मैम होते हैं उनके बच्चे की एपेटाइट तो गुड होती है, ठीक है, एपेटाइट गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो मॉडरेट एक्यूट माल अभी सैम वाले होते हैं, सैम में हम 2 तरीके पढ़ाएंगे। एक RUTF हम जैसा कि डिस्कस करें, RUTF का इंपॉर्टेंस क्या है कि हम उसको एपेटाइट टेस्ट में भी यूज करते हैं। RUTF को हम एपेटाइट, तो एपेटाइट टेस्ट होता है, एक्चुअली एपेटाइट टेस्ट से हम डिसाइड करते हैं कि उसको मतलब हम होम बेस्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं या NRC में एडमिट करके ट्रीटमेंट करेंगे। तो एपेटाइट टेस्ट बेसिकली हम सैम के लिए करते हैं, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड अनकॉम्प्लिकेटेड सैम में डिसाइड करने के लिए, या उसका एपेटाइट कैसा है तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे उसके बेसिस के लिए। तो जैसा कि हमने बताया था 2 क्राइटेरिया है, एक 7 मंथ से 12 मंथ के बीच में है बच्चा, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक होता है F100 को कैचअप डाइट भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, F100 को कैचअप डाइट। तो ये क्या करेंगे हम 30 to 35 ml पर kg रेट से उसको देंगे। मान लीजिए जैसे 5 किलो का बच्चा है तो 150 ml देंगे, 150। अगर वो 25 ml पर kg तक ले रहा है, मतलब 5 साल का मतलब 125 ले रहा है, मान लो 125, 150 देना था उसको, अगर 30 से देंगे, 35 से देंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और बढ़ जाएगा, लगभग 175 और 76 हो जाएगा। तो अगर वो 25 ml तक, मतलब 25 ml पर kg तक ले रहा है, मतलब 125 ml तक ले रहा है, तो इसको बोलते हैं गुड एपेटाइट। क्या बोलेंगे? गुड एपेटाइट, या एपेटाइट टेस्ट पास हो गया, ठीक है, एपेटाइट टेस्ट पास हो गया, ये चीज़ है। दूसरा ये 7 से 12 महीने, अगर बच्चा 12 महीने से 5 साल के बीच में है तो यहाँ पे हम RUTF लेते हैं, RUTF, रेडी टू यूज थ्रिप्टिक फूड। हमने बता दिया कैसे, चाहे पैकेट मार्केट में मिलता है या बनाने का तरीका। तो उसमें क्या है, 4 एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर कोई 4 kg से कम का बच्चा है, 4 kg से कम, और वो 15 ग्राम या ml, दोनों सेम चीज़ है, दोनों 15 ग्राम या 15 ml तक ले रहा है, इसका मतलब उसका एपेटाइट गुड है। और अगर 4 से 6.9, अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत है तो 7 याद कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली लिखा ऐसे है, ठीक है, ये चीज़। तो 6.9 kg है, अगर 25 ग्राम या 25 ml तक ले रहा है तो उसकी एपेटाइट गुड है। और अगर 7 से 9.9 kg के बीच में है और वो 35 ml या 35 ग्राम तक ले रहा है तो उसकी एपेटाइट गुड है। और 10 से 14.9 ग्राम तक kg तक अगर है और 50 ग्राम या 50 ml तक ले रहा है उसकी एपेटाइट गुड। अब तुम कहोगे इसके आगे वेट क्यों? अगर 15 या 15 kg से ज़्यादा कोई बच्चा हो जाएगा तो सैम में नहीं आएगा। तो सैम कितने तक है? 5 ही साल तक तो है सैम। 5 साल के बच्चे का अगर वजन, 5 साल के भी बच्चे, मैक्सिमम एज 5 साल है, और अगर 5 साल के बच्चे का वजन भी 5 किलो होगा तो वो सैम में आएगा ही नहीं, ठीक है। जब आएगा नहीं तो फिर RUTF ये सब करने की जरूरत नहीं, एपेटाइट टेस्ट करने की जरूरत नहीं, सैम में आएगा नहीं। तो एक्चुअली RUTF की बात चल रही थी तो मैं यहीं पे आपको एपेटाइट टेस्ट में यूज होता है इसलिए पढ़ा दिए। तो एपेटाइट टेस्ट इंपॉर्टेंट है। एपेटाइट टेस्ट से हम प्लान करते हैं ट्रीटमेंट। अगर कोई एपेटाइट टेस्ट पास कर गया तो हमको होम बेस्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, सीधा होम बेस्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर एपेटाइट टेस्ट फेल हो गया तो हम आपको F75 फिर F100 इस तरह से स्टार्ट करके सैम वाला मैनेजमेंट करते हैं। अब जैसे हमने मैम का मैनेजमेंट बताया तो मैंने RUTF बताया, ठीक है। तो स्टार्ट RUTF कैसे देते हैं वो बता दिए। आपने RUTF दिया, ठीक है। फीडिंग की बात करें, बाकी एल्बेंडाजोल, विटामिन एच, वो सारी 5 चीज़ें हैं। अब RUTF वो अच्छे से ले रहा है, ठीक है, अच्छे से ले रहा है, बढ़िया वेट गेन कर रहा है। तो अब अगला स्टेप क्या आ जाएगा? होम बेस्ड फूड। इसमें क्या देंगे हम?
दलिया खिचड़ी, ठीक है, बनाना, ठीक है, दलिया खिचड़ी बनाना। बनाना के मैंने 4-5 फायदे तुम लोगों की क्लास में बताए थे, याद है सबको? अच्छे से समझाया था क्यों स्पोर्ट में बनाना देते हैं, ठीक है, क्लास में लिए थे तो बनाए थे 5-4 चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे होम बेस्ड फीड में ये चीज़ें देते हैं, धीरे धीरे वेट गेन करेगा, फिर इसके बाद आप जो नॉर्मल घर में खाना होता है वो खिलाएंगे। एक्चुअली ये नॉर्मल दलिया खिचड़ी तो नॉर्मल, क्योंकि दलिया खिचड़ी ये सब इसमें मल्टीपल चीज़ होती है। जैसे खिचड़ी बनी है, खिचड़ी में दाल भी है, चावल भी है, ठीक है, दाल भी है, चावल भी है, और कुछ कई लोग और कुछ सारी ऑयल भी डाल देते हैं। तो ऑयल तो तुम्हारे पास 3 चीज़ हो गया। उसी तरह दलिया में कई चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं। तो क्या होगा, एक ही चीज़ से हम मल्टीपल चीज़ दे देते हैं। जैसे हम कभी कॉम्प्लीमेंट फीडिंग पढ़ाएंगे तो हमारे पास जो 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फूड होते हैं उसको हम याद कैसे करते हैं, PCM FF, 5 जो प्रिंसिपल फूड होते हैं 5 तरीके होता है। जैसे P से होता है पल्स, पल्स एंड लेग्यूम, ठीक है। C से होता है सीरियल, सीरियल में जैसे गेहूं चावल दाल ये सब आ जाता है, ठीक है। M से होता है मीट एंड मिल्क, तीसरा कैटेगरी है। चौथा है फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल, और एक से है फैट एंड ऑयल। तो ये 5 मेजर प्रिंसिपल। तो जो हम एक्चुअली जो बैलेंस डाइट होता है ना, बैलेंस डाइट में हमें क्या करता है, इसका 5 का प्रॉपर मिश्रण भी ध्यान देना होता है, ठीक है, बैलेंस डाइट बताते हैं। तो आप देखिए अगर खिचड़ी की बात करें, पल्स आ गया आपका, सीरियल आ गया, ठीक है, फैट आ गया, तो 3 चीज़ मैक्सिमम कॉम्बिनेशन। अगर आप सिर्फ चावल एक चीज़ करेंगे, एक जो चीज़, तो क्या, तो जो हम खिचड़ी दलिया को इम्पोर्टेंस देते हैं, सारी चीज़ होते हैं। कॉम्प्लीमेंट फीडिंग में कहते हैं गाढ़ी दाल, उसमें 1 चम्मच घी, खिचड़ी दलिया को देते हैं। तो हर चीज़ का सिग्निफिकेंस होता है, बायोलॉजिकली टोटली सिग्निफिकेंस है, हवाई बात नहीं है, हर चीज़ प्रैक्टिकली प्रूवन है। तो ये एक चीज़, वैसे खिचड़ी में 3-3, 4-4 चीज़ आ जाएंगे। तो क्या हुआ, जो 5 चीज़ें हैं उसमें से मैक्सिमम कवर कर ले रहे हैं। जब कभी हम कॉम्प्लीमेंट फीडिंग पढ़ाएंगे तो तुम्हें लगेगा कॉम्प्लीमेंट फीडिंग इतनी बेहतरीन चीज़ है। और इंडिया में मोस्ट कॉमन का जो सैम का है ना, डिलेड इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट फीडिंग और इनएडिक्वेसी ऑफ कॉम्प्लीमेंट फीडिंग। और मेरे ख्याल से अगर कोई इस पर अच्छा वर्क करेगा ना, तो इंडिया से लगभग 50% से ज़्यादा सैम एक्सटिंक्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर कोई अच्छे से करेगा तो नोबेल प्राइज जीत पा सकता है। बहुत बड़ा, अभी यहाँ देखो 15 बच्चे होंगे सैम के, बहुत बड़ा बर्डन है, ठीक है। और इसका मोस्ट कम देखो, अगर किसी को CHD है तो उसके लिए बहुत काम कुछ नहीं कर सकते हो ना। कोई कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट फीडिंग तो हम ट्रीट कर सकते हैं ना, उसको मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर एजुकेशन से। तो ये वाला पार्ट हम ट्रीटेबल कर, जैसे मेंटल रिटार्डेशन आएगा, अगर हाइपोथायरोइडिज्म के साथ कारण कोई मेंटल रिटार्डेशन में चला जाए तो एक डॉक्टर का फेल्योर है। आप टाइमली डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट है। अब कोई मान लो जेनेटिक डिजीज है, उसके कारण जा रहा है, डाउन सिंड्रोम का क्या कर पाओगे भैया, कुछ सिंड्रोम है, ठीक है। हाँ, इतना कर सकते हो कि मतलब जो शादी है थोड़ा जल्दी करो, इसलिए फीमेल एज के साथ वो होता है, तो भी उतना सिग्निफिकेंस है उसके। और सारे 3 इनहेरिटेंस होते हैं, तो जरूरी नहीं वो जो चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री, पीडियाट्रिक्स के लिए एंथ्रोपोमेट्री बहुत जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट फीडिंग ध्यान देना बहुत जरूरी है। यही सब चीज़ें मैंने इम्यूनाइजेशन, एंथ्रोपोमेट्री, कॉम्प्लीमेंट, यही सब तो पीडियाट्रिक्स को अलग बनाता है मेडिसिन से। यही सब चीज़ें तो अच्छा है, इसीलिए पीडियाट्रिक के लिए कॉम्प्लीमेंट फीडिंग आना बहुत जरूरी है। एक सेपरेट लेक्चर हम कॉम्प्लीमेंट फीडिंग पढ़ाएंगे, वहाँ पे अच्छे से बताएंगे। अब सैम की पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझोगे तो सैम समझना आसान होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे सैम होता क्यों है, डिक्रीज इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, या इनएडिक्वेट फीड। अब वो फीड कोई कारण हो सकता है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस होगा, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हुआ, ठीक है, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन रहा, कोई भी काज के कारण जिसके कारण ओवरऑल उसकी फीड डिक्रीज हुई, ठीक है। तो क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, फीड कम होगा तो क्या करें, इन्फ्लामेटरी सेल कम बनेंगे, ठीक है, वो भी एक प्रोसेस। फिर इम्यूनिटी डिक्रीज होगी, इम्यूनिटी डिक्रीज तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो एक चीज़ समझिए, सैम के बच्चे में इन्फेक्शन प्रोन क्यों होते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया, टीबी इसके साथ ही आते हैं, इसलिए सारे सैम के बच्चे में टीबी वर्कअप जरूर कराते हैं। टीबी HIV का वर्कअप बहुत कराते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम सैम वेट लॉस होगा, टीबी में भी होता है, उन सब चीज़ों में होता है, और इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इंडिया में जानते हो ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है,
क्योंकि इम्यूनिटी कम है हमारी, इम्यूनिटी का, या अगर क्योंकि टीबी को कहते हैं पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का डिजीज, तो ये बच्चा भी यूजुअली जो सैम वाले हैं तो मैंने बताया अंडर न्यूट्रिशन कारण होते हैं। तो यहाँ से क्या हो, इंटेक डिक्रीज हुआ, एडिकेटिव फीडिंग हुई, इन्फ्लामेटरी सेल डिक्रीज हुए, इन्फ्लामेटरी सेल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्ड, इम्यूनिटी डिक्रीज तो इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ जीआईटी। अब जीआईटी का हर किसी का काम कंप्रोमाइज होगा। जीआईटी का काम क्या है, मोटिलिटी और डाइजेशन। तो मोटिलिटी कम होगा तो क्या हो, स्टैटिक बढ़ जाएगा, और जहाँ स्टैटिक हो तो बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन बढ़ जाएगा। अगर मोटिलिटी कम हुई तो बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन बढ़ जाएगा। तो अगर कोलोनाइजेशन बढ़ेगा तो क्या, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से दूसरे मैंने प्रूव किया कि क्यों इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं सैम के बच्चे में, ठीक है। दूसरी चीज़, लीवर का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, ठीक है। अगर लीवर कंप्रोमाइज होगा तो अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर ये प्रोटीन नहीं बनाएगा तो एल्बुमिन कम होगा। अगर एल्बुमिन कम होगा तो इडिमा डेवलप होगी कि नहीं, नेफ्रोटिक में होता है इडिमा, ठीक है, इडिमा डेवलप होगी। तो क्यों सैम के बच्चे में इडिमा डेवलप होती है, लीवर का एक और काम होता है, एक एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये एंजाइम क्या करता है, फैट को बाहर ले जाता है पेरिफेरल साइड में। अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो लीवर से फैट बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, फैटी लीवर चेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अब आते हैं हार्ट पे। हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। इसमें क्या होता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस, देखो यहाँ पे क्या, देखो जब इनटेक कम होगा तो बीएमआर बॉडी कम करेगा। बीएमआर को तो रिडक्टिव एडाप्टेशन, जैसे आपको अगर 3 टाइम की बजाय 2 ही टाइम खाना मिले तो 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपका एडाप्टेशन हो जाता है। मेरे साथ तो लाइव एग्जाम्पल, मेरा दोस्त इसमें कर्नाटक सर्जरी कर रहा है, वो 6 महीने सिर्फ 2 टाइम खाना खाता था, 6 महीने। इकोनॉमिक करंटली सिचुएशन ऐसा था कि मतलब ये, तो अभी भी कहने के लिए इंडिया में गरीबी बहुत है, ठीक है। हम लोग अच्छे जगह से आते हैं इसलिए समझ नहीं पाते, ठीक है वो। लेकिन ये इसीलिए कहते हैं परिस्थिति कभी रोक नहीं पाती आपको, परिस्थिति कभी नहीं रोक पाएगी आपको, ठीक है। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारे आएंगे परिस्थिति, लेकिन आपके अंदर जुनून है तो कभी रोक नहीं। वो लड़का सर्जरी कर रहा है ना, जहाँ इतने लोग बैठते हैं, एग्जाम क्वालिफाई किया, मेरा पहले अटेम्प्ट में हुआ, उसका दूसरे अटेम्प्ट में हुआ, आज कर्नाटक सर्जरी कर रहा है। जिसको 6 महीने 2 टाइम खाना, समझ रहे हो। तो जिसको कहते हैं इंसान मनोरंजन के बारे में तब सोच पाता जब जिसका पेट ही नहीं भरेगा तो वो सिर्फ पेट के बारे में, वो मूवी देखने नहीं सोचेगा, गाना सुनने नहीं होगा, पेट में ही ध्यान रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर भी उसके अंदर जुनून था, जिसके अंदर जुनून था वो कर्ज ले जाता है। तो परिस्थिति कभी किसी चीज़ के लिए रोक नहीं पाती, कहने मतलब। तो क्या होगा, रिडक्टिव एडाप्टेशन, क्या जब कम ही मिल रहा है तो बॉडी उसी तरह बॉडी भी एडाप्ट कर लेती है। तुम्हारा भूख लगना कम हो जाएगा, दोपहर खाना मिस कर रहे हो लगातार तो भूख लगना कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं बिजी लाइफ के कारण वो खा ही नहीं पाते, दोपहर का वो मिस कर जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मिस कर जाते हैं, तो उनका एडाप्टेशन हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर इतने काम करते हैं, इतने काम को 4-6 घंटे ज़्यादा सो नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचरों का इंटरव्यू सुना, वो कहते कभी वो 5 घंटे ज़्यादा नहीं सोए हैं, ठीक है। बहुत सारे बिजनेसमैन का हो, तो काम इतना आता तो उनका बॉडी अडाप्ट कर लेता है। वैसे नॉर्मल स्लीप जो है वो 5 से 7 आवर्स का होना चाहिए एडल्ट के लिए, ठीक है। अब न्यूनेट के लिए 16 से 18 घंटा उनको करने क्या है, CPMT का एग्जाम थोड़ी देना है उनको, मतलब घड़ी थोड़ी पढ़ना है उनको, हरिसन थोड़ी पढ़ना है, आराम से सोना है, सुसु करना है, पोटी करना है, दूध पीना है, 3 काम है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट लाइफ वही होती है, ठीक है। लेकिन वो याद तो है नहीं क्या करके। तो 5 से 7 आवर्स नॉर्मल एडल्ट की स्लीप होता है, तो अब मिनिमम तो ज़्यादा इससे कम नहीं लेना है, ठीक है। और ज़्यादा 7, लेकिन तुम लोग 9 से 12 घंटे वाले होगे, ठीक है। तो इसी ड्यूरेशन में सोना। मेडिकल स्टूडेंट को तो कभी 7 घंटे ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा सो, कहते हैं अगर आपके सपने आपकी इस जवानी में सोने न दें तो समझ लो तुम जिंदा हो, और अगर इस जवानी में भी आपके सपने होने के बावजूद आप बढ़िया स्नान से सो रहे हो, तान के सो रहे हो, तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम, ठीक है। इस अवस्था में अगर आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटा सो रहे हो, पता नहीं, बेकार है। जवानी होता ही युद्ध करने के लिए। जवानी मतलब अब युद्ध का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो, हमारे लिए युद्ध क्या है, पढ़ना। बेसिकली मेडिकल फील्ड में अच्छा
पढ़ाई करना, अच्छा नॉलेज गेन करना, कंपटीशन अच्छे से बीट करना। मान लीजिए युद्ध यही है ना, तो ये युद्ध है, हर किसी के लिए युद्ध अलग अलग है। तो जवानी होता है, अगर इस 20 से 30 में नहीं कर पाओगे तो बाद में तो फिजिकल बॉडी उस तरह साथ नहीं देगी ना। तो जो जितना कहते ना, बताते कि जितना ज़्यादा फोर्स स्टार्टिंग ला क्या है, फोर्स स्टार्टिंग ला यही है ना कि कार्डियक आउटपुट डिपेंड ऑन इनिशियल लेंथ था, मतलब जितना मसल खींचेगी उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। उसी तरह जीवन लाइफ है, तीर देखो तीर धनुष, जितने ज़्यादा खींच के छोड़ते हो उतना ज़्यादा दूर जाती है ना। तो वैसे जिंदगी में जितने ज़्यादा इस समय जितना मेहनत कर लोगे, इतना तेज खींचो ना कि सीधे एम्स दिल्ली में जाके गिरो। मौलाना आजाद, ठीक है, लेडी हार्डी, केजी नीचे बात नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब इतना खींच दो इस लाइफ में, इसमें कि इनसे नीचे नहीं गिरना है, समझ रहे हो ना। वो चीज़ तुम्हें अब ये आसान नहीं चीज़ है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं स्ट्रगल बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। स्ट्रगल कहते हैं जीवन में संघर्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत हमेशा कांटे ही करते हैं, ठीक है। संघर्ष मतलब अपने अंदर, दूसरे का संघर्ष नहीं। जैसे गुलाब का फूल होता है ना, उसकी बात जैसे गुलाब का फूल करते हैं कि जीवन में संघर्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत हमेशा काटे। गुलाब का फूल है, जैसे गैया भैंसे आएगा उसको मुंह से निगोर के चली जाएगी, काट के करके चली जाती, लेकिन उन्हें जब कांटे जो मुंह में डालती है तो इसे गड़ते हैं कांटे, छोड़ के भाग जाती है। जीवन में संघर्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत हमेशा कांटे ही करते हैं। माली तो बहुत बाद में आता है, माली वहाँ खड़ा जब तक आएगा तब तक तो निगोर के चली जाती है, उसके अंदर कांटे नहीं होते, उसके अंदर का स्ट्रगल नहीं होता, तो तब तक उसको तोड़ के पौधे को तोड़ के चली जाती। माली वहाँ खड़ा जब तक दौड़ के आता तब तक तो काम करके चली जाती, ठीक है। तो इसलिए इंटरनल स्ट्रगल बहुत जरूरी है। कहते हैं फूलों की हिफाजत हमेशा कांटे ही करते, माली तो बहुत बाद में। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, खून तो सबके अंदर, लक्ष्य पाने का जुनून दौड़ता है, ठीक है। खून तो सबके अंदर होता है, वो उबाल होनी चाहिए, ठीक है। जो एग्जाम्पल दिए थे, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वो चीज़, और बढ़िया एक साड़ी और वो ठेके की दुकान, ठीक है, जुनून वाला एग्जाम्पल दिए थे, याद हो तो। अब देखो इसमें हार्ट में क्या होता है, हार्ट क्या होगा, स्मॉलर साइज हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अगर स्मॉलर साइज और नैरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसे कार्डियक आउटपुट वेनस रिटर्न का हो जाएगा, तो CHF में जाने के चांस होंगे कि नहीं, ज़्यादा होंगे। CHF में होने के चांस ज़्यादा होंगे, और अगर CHF होगा तो पीडल इडिमा होती है ना CHF में, ठीक है। तो मैंने इडिमा को एक जगह से और एक्सप्लेन किया, इडिमा क्या होती है, ठीक है, इडिमा क्या होती है, ये पैथोफिजियोलॉजी है। उसके बाद किडनी पे आते हैं। किडनी का काम क्या है, किडनी का काम क्या, जल्दी बोलो जी, किडनी का काम क्या है, यूरिन प्रोडक्शन। यही चीज़ हमारे विद्यार्थी से हम पूछते हैं, भाई सुनो, एक्चुअली किडनी का काम क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वो यूरिन के थ्रू जाता है। यूरिन बनाना प्राइमरी फंक्शन नहीं, ये यूरिन के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा आंसर उसका है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वो यूरिन के साथ जाता है, तो यूरिन प्रोडक्शन इसका कम हो जाएगा। किडनी अपना जो देखो, फेल्योर का मतलब क्या होता है, जो जिसका काम है वो काम ना हो जाए। तुम लोग एग्जाम में फेल हो जाते, तुम लोग का काम पढ़ना था, नहीं पढ़ पाए, नहीं सही से एग्जाम दे पाए, फेल हो गए। फेल्योर का काम है जिसका जो काम है वो काम सही से ना कर पाए। अगर ये फेल होगा तो बॉडी से फ्लूइड कम निकाल पाएगा, ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट कम निकाल पाएगा, तो क्या होगा, इडिमा, यहाँ से इडिमा होगा। और एक चीज़ ध्यान देखो, बॉडी में अगर किडनी का दूसरा काम है सोडियम मिनरल का एब्जॉर्ब करना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। हमारे जो बॉडी में जितने मिनरल हैं उसमें टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया जाता है सोडियम, सोडियम राजा है, और सबसे ज़्यादा कम वैल्यू दिया जाता है पोटेशियम को, ठीक है। पोटेशियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे कम ये होता है, ठीक है। तो हमारे किडनी में एक होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वहाँ पे एक होता है इनैक चैनल, इपिथेलियल सोडियम पोटेशियम चैनल, इनैक चैनल, जिसमें एमाइलोराइड वगैरह काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। इनैक चैनल, इनैक चैनल का काम है क्या है कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन करती है, 2 सोडियम का, और बदले में एक पोटेशियम और एक H+ बाहर फेंकती है, ठीक है। तो अगर किसी का काम, जैसे किडनी का काम कंप्रोमाइज होगा, ठीक है, और एक तो किडनी काम कंप्रोमाइज हो, दूसरा न्यूट्रिशनल इनटेक कम है, तो क्या बॉडी को सोडियम इनफ मात्रा में मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम जाएगा, कम खा पी रहा है। तो बॉडी क्या करेगा, सोडियम बचाने का, अगर सोडियम बचाएगा तो पोटेशियम फेंकेगा, इस चैनल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी,
ज़्यादा सोडियम बचाएगा, ज़्यादा पोटेशियम फेंकेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब न्यूट्रिशन का मतलब तो सेल डैमेज होता है, मसल वेस्टिंग होती है। जब सेल डैमेज होगा तो सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम, वहाँ से पोटेशियम लीक होगा, बाहर जाएगा। तो और पोटेशियम कैसे लॉस हो रहा है, तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एक्चुअली ओवरऑल सोडियम भी कम होता है, लेकिन बॉडी बचाने के चक्कर में पोटेशियम और जाता है। इसलिए देखना हाइपोकैलेमिया बहुत कॉमन होता है सैम के पेशेंट में। इसीलिए हम पॉट क्लोर देखते हैं, जब अभी 10 स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट बताएंगे तो वहाँ तुम्हें अच्छे से रिलेट करके समझाएंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, सोडियम बचाएगा तो पोटेशियम, इसलिए हाइपोकैलेमिया बहुत कॉमन है, ठीक है। ओवरऑल डिक्रीज सोडियम भी होता है, समझ रहे हो ना, सोडियम वीडियो, लेकिन हाइपोकैलेमिया बहुत कम है। तो यहाँ से मैंने हाइपोकैलेमिया जो सही में मिलता है वो एक्सप्लेन किया। तो आपके इस पैथोफिजियोलॉजी बहुत शार्ट में एक्सप्लेन करें, बहुत जगह लिखोगे, बहुत बड़ा दिया रहेगा, समझ भी नहीं पाओगे। मैंने कम समय में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो पैथोफिजियोलॉजी कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आई थिंक अच्छी समझ में आएगा। किसी को कोई डाउट, ठीक है। सैम की जो पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी दी है, अलग अलग थ्योरी अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। जैसे मैंने एक पैथोफिजियोलॉजी बेसिक को बताया, उसके बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, क्योंकि एक थ्योरी से सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती। तो टोटल 4 थ्योरी हैं। तो पूछा जाता है तुम्हारे में सैम का डिफिनीशन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सैम और मैनेजमेंट ऑफ सैम, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। पहला रहेगा सैम का डिफिनीशन, पैथोफिजियोलॉजी जो हमारे उसमें आया था, हमारे फर्स्ट पेपर में आया था, पैथोफिजियोलॉजी पूछा था, डिफिनीशन पूछा था और मैनेजमेंट। तो पैथोफिजियोलॉजी मैंने 4 उसमें बहुत अच्छा नंबर मिला था, ठीक है, तो अच्छा नंबर मिला। पहला जो थ्योरी है टाइम बाउंड थ्योरी। टाइम बाउंड थ्योरी ये बोलता है कि जो मैरेस्मस है, अब ये सारी चीज़ें मैरेस्मस और कोशियोरकर 2 होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसको लेके एक्सप्लेन कर रही है। जो मैरेस्मस है वो यूजुअली 1 साल से कम के बच्चे में मिलता है, मैरेस्मस 1 साल के कम। और जो कोशियोरकर होता है वो 1 साल से ज़्यादा, 1 से 4 साल के बीच में ज़्यादा मिलता है। स्टेट फॉरवर्ड रूल नहीं है, इससे कम में मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेशियोरकर जो है 1 से 4 साल में और मैरेस्मस 1 साल से कम में मिलता है। तो टाइम बाउंड थ्योरी सिर्फ इतने बताता है, छोटी सी थ्योरी है। दूसरा थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, जो तुम पैदा होते ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। वो बोलता है कि 2 चीज़ें होती है, एक होती है प्रोटीन डिफिशियंसी और एक होता है प्रोटीन प्लस कैलोरी डिफिशियंसी। तो प्रोटीन डिफिशियंसी अगर केवल है तो उससे होता है क्वेशियोरकर, इसीलिए क्वेशियोरकर में इडिमा होता है। दूसरी जो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी होता है, उसमें होता है मैरेस्मस। क्या होता है, मैरेस्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी होती है। तो क्लासिकल थ्योरी ये बताता है। तीसरी थ्योरी है जो गोपालांस एक साइंटिस्ट थे, गोपालांस एडाप्टेशन एंड डिसएडाप्टेशन थ्योरी। गोपालांस एडाप्टेशन एंड डिसएडाप्टेशन थ्योरी ये बोलता है कि मैरेस्मस में एडाप्टेशन होता है और क्वेशियोरकर में डिसएडाप्टेशन होता है। अब होता क्या है, एडाप्टेशन कैसे होता है, इसमें क्या निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन निकलेंगे। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस होता, ये किसी का रिडक्शन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, स्ट्रेस हुआ। स्ट्रेस में स्ट्रेस हार्मोन किसे बोलते हैं, कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये कॉर्टिसोल निकलेगा तो क्या करता है, ये जो मसल होती हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसको तोड़ के, मसल का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, उससे रिलीज कराएगा अमाइनो एसिड, ठीक है। मसल को तोड़ के अमाइनो एसिड ले, ये अमाइनो एसिड क्या करेंगे, लीवर में जाएंगे। लीवर में जाएंगे तो ओवरऑल इनटेक कम है, अमाइनो एसिड ढूंढो, तो लीवर में मसल तोड़ के प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं होने जाता है। एडाप्टेशन कैसे करता है, मसल तोड़ देगा। इसीलिए देखना मैरेस्मस में मसल वेस्टिंग होती है, सबक्यूटेनियस फैट लॉस होता है, ठीक है। वो तोड़ के भेज देगा लीवर में। अब लीवर क्या करेगा, इससे एल्ब्यूमिन बना लेगा अमाइनो एसिड से, और क्या बना लेगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लीवर क्या करेगा, यहाँ पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज बना लेगा और एल्ब्यूमिन बना लेगा, एल्ब्यूमिन। इसीलिए क्या किसी मैरेस्मस के बच्चे में इडिमा होती है, नहीं होती, क्योंकि एल्ब्यूमिन बन ही जा रहा है, ठीक है। और क्या फैटी लीवर चेंज मिलते हैं मैरेस्मस में, नहीं मिलते हैं, दोनों चीज़ नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात आते हैं, अगर मसल डैमेज होगा, टूटेगा, तो मसल वेस्टिंग मिलेगा कि नहीं, मैरेस्मस में, इसीलिए मसल वेस्टिंग मिलती है। एवरीथिंग एक्सप्लेन, सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, क्या मिलता है, कौन कैसे, ये चीज़ के लिए।
ये मैरेस्मस की बात हुई। अब क्या होता है, गोपालान साहब कहते हैं क्वेश्योरकर में डिसएडाप्टेशन होगा। अगर डिसएडाप्टेशन तो क्या ये स्ट्रेस हार्मोन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे या कम निकलेंगे? तो क्या कार्टिसोल बनेगा, कम बनेगा? तो क्या मसल तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा? तो इसलिए क्वेश्योरकर में मसल बेस्टिंग नहीं होगी। तो क्या ये अमाइनो एसिड रिजनरेट होकर रिलीज होकर लीवर में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो क्या लीवर एल्बुमिन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अगर एल्बुमिन नहीं बनाएगा, क्या लीवर लाइपोप्रोटीन लाइपेज ये भी तो एक प्रकार का प्रोटीन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। जब नहीं बना पाएगा तो क्या करा जाएगा? इडिमा होगा। इसीलिए क्वेश्योरकर में इडिमा होती है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज अगर नहीं बनेगा तो ये क्या करता, फैट बाहर ले जाता। क्या लीवर से फैट बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। तो फैटी लीवर चेंज मिलेंगे कि नहीं? तो क्यों मिलते हैं फैटी लीवर चेंज? अब हम मैरेस्मस क्वेश्योरकर में अलग से बताने के नहीं। मैरेस्मस में मसल बेस्टिंग, सबक्यूटेनियस फैट लॉस, इडिमा नहीं मिलेगा, हिपैटोस्टिमुलन नहीं मिलेगा, लीवर डैमेज नहीं होता, फैटी लीवर चेंज नहीं मिलेगा, ये सब इसमें मिलेगा। अब बड़े आराम से तुम एक टेबल बनाओगे, कर सकते हो। अगर तुम्हें ये मालूम है तो बड़े आराम से आता है डिफरेंस। मैरेस्मस क्वेश्योरकर में डिफरेंस आता है 7.5, तो आराम से कर दोगे। हालांकि अब टिपिकल मैरेस्मस और मतलब क्वेश्योरकर केस नहीं, क्वेश्योरकर तो बहुत कम आते हैं। ठीक है, मेरे पास एक इमेज है, अभी दिखाएंगे टिपिकल क्वेश्योरकर का। एक बच्चा यहाँ भी आता है, ज़्यादातर मैरेस्मस वाले ही आते हैं, मैरेस्मस ज़्यादा कॉमन है। तो मैरेस्मस का प्रोग्नोसिस भी अच्छी है, क्वेश्योरकर की प्रोग्नोसिस पुअर होती है। ठीक है, तो मैरेस्मस वाले आते हैं। ठीक है, ये थ्योरी तीसरी थ्योरी की। चौथी थ्योरी है गोल्डन। ठीक है, गोल्डन साइंटिस्ट ने बोला फ्री रेडिकल थ्योरी। इसमें एक बोलते हैं कि जैसे क्या होता है, फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होता है और उसके बाद फ्री रेडिकल का न्यूट्रलाइजेशन होता है। आप एक पढ़े हो रिड्यूस ग्लूटाथियान, पैथो में ध्यान दी। रिड्यूस ग्लूटाथियान क्या करता है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, रिड्यूस ग्लूटाथियान किसका बना होता है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है, सिस्टीन और मिथियोनिन। तो अमाइनो एसिड क्या है? एक प्रकार का अमाइनो एसिड क्या है, मतलब प्रोटीन। ग्लूटाथियान प्रोटीन है, ये बने हैं किसी अमाइनो एसिड, चाहे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, चाहे कोई भी। टोटल अमाइनो एसिड कम हो गए तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कम हो गए, रिड्यूस ग्लूटाथियान कम होगा तो फिर फ्री रेडिकल ज़्यादा। तो होता क्या है, मैरेस्मस में इन दोनों में क्या होता है, जितना प्रोडक्शन होगा उतना न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। प्रोडक्शन जितना उतना नॉर्मली भी ऐसा होता है। तो इसमें फ्री रेडिकल ज़्यादा जनरेट नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है क्वेश्योरकर में क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रलाइज कम होते हैं। ठीक है, दो मान लो जनरेट हुआ, एक न्यूट्रलाइज तो एक एक्सेस हुआ। ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, फ्री रेडिकल क्या करते हैं, बहुत एक्टिव है। ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे ब्लड वेसल को। किसको डैमेज करेंगे? ब्लड वेसल को। जब ब्लड वेसल को डैमेज करेंगे तो वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगा, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगा। इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, ये क्या काज करेगा? इडिमा काज करेगा, फ्लूइड बाहर जाएगा, थर्ड स्पेस में जाएगा तो फ्लूइड, तो क्या करेगा? इडिमा। तो ये थ्योरी भी क्या कर रही है, इडिमा को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर ये फ्री रेडिकल जाके लीवर पे एक्ट करेंगे, लीवर डैमेज करेंगे, तो उसमें फैटी चेंज मिलेंगे, फैटी चेंज। तो वो अलग तरीके से एक्सप्लेन है, गोल्डन साहब अलग थे, एक्सप्लेन दोनों लोग करें। तो फ्री रेडिकल लीवर को डैमेज किए तो लीवर में क्या होगा, फैटी चेंज मिलेंगे। ठीक है। दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि जो फ्री रेडिकल जनरेट का एक और कारण है, फ्री रेडिकल क्यों जनरेट होते हैं, क्योंकि डिक्रीज रिड्यूस ग्लूटाथियन जीटी, ग्लूटाथियन कम हो जाता है। कम क्यों होता है, क्योंकि ओवरऑल अमीनो एसिड कम हो गए तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी कम हो गए। तो ये पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन करने के 4 थ्योरी दिए गए हैं, 4 थ्योरी। ये तुम्हें घई में नहीं मिलेगा, क्लिसियम में मिलेगा, ये के एलिजाबेथ में ही मिलेगा। तो हम सब कुछ बता रहे हैं, सैम तुम्हें कहीं से कुछ देखने का नहीं जरूरत है। इवन पीजी वाले को भी मेरे इस पढ़ाने के बाद सैम कहीं से किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं मिलेगी।